साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल उन अस्पतालों में शामिल है जहां पर कोरोना पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और तत्काल सप्लाई के लिए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। महाराजा अग्रसेन के अलावा 3 और अस्पतालों ने भी याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन टैंकर्स की खरीद के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। हम दोनों सरकारों के अधिकारियों से बातचीत और समन्वय की उम्मीद करते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम सभी ऑक्सीजन सप्लायर्स को निर्देशित करते हैं कि वे दिल्ली के अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन का पूरा विवरण उपलब्ध करवाएं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड किया कि उनके पास अधिकारी दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की निगरानी कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह दूसरी लहर नहीं है बल्कि यह एक सुनामी है और अभी भी नए मामलों में तेजी आ रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मई के मध्य में यह पीक पर पहुंच जाएगा। हम इसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं? केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा कि आने वाले हफ्तों में नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो सकती है। यह पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, आपको मिलकर काम करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन टैंकर एक बड़ा मुद्दा है। तो देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने का मामला गंभीर होता जा रहा है। खासकर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार हो रही मौत से महामारी की गंभीरता और ज्यादा बढ़ रही है। उधर रोजाना रिकॉर्ड नए मामले सामने आना भी चिंता की एक बड़ी वजह है। इस मसले पर आ रही प्रतिक्रियाओं को सुनिए आप। कराना चाहता हूं कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन दिन भर रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए, लेकिन अगर समय से सही तरीके से लोगों को ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर उपलब्ध नहीं कराई गई, उन लोगों को जो घरों के अंदर आइसोलेट होकर, क्वारंटाइन होकर अपने को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही ख़राब है और बहुत ही निंदनीय होगी। इसलिए मेरा प्रशासन से आग्रह है कि सभी लोगों को, जो लोग भी लाइन में वहाँ खड़े हैं, एक गए सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेते हैं। What the Prime Minister said was very true. This is a time of national crisis where everybody should work together, especially the chief ministers. And it's not trying to blame somebody else, because you see, if you take oxygen supply, actually there is enough oxygen across the country. It's a question of movement. Some of the states have surplus, some of the states have deficiency. And therefore, it's a question of fast movement of oxygen between states, and this is what the government is trying to do. See, the issue is, you can always blame the government and say, couldn't you predict that this second wave was coming? Actually, no. Nobody could predict it. Nobody in the world, the best experts in the world, could not have predicted that after the incidence of COVID had gone down dramatically during the past couple of months, that there would be a second wave immediately, and which would be the places which would be most affected. I mean, the government didn't know. Nobody in the world knew. And therefore, you really can't blame anybody. And now we have a situation, a second wave. We need to handle it together, all of us together. We are one nation. We are one Prime Minister. We have Chief Ministers. I think all need to work together
to ensure that basic infrastructure is there, like oxygen, which is immediately needs to move. So this has to move. We are also trying to import, because even though there is enough oxygen in the country, some areas it may not be so easy to reach so quickly. So I think it may be easier to import. Curfew has not been announced officially, but the entire state is in curfew and lockdown mode. They have closed everything. They have not intimated to the people. They have not called the business community. Everything is there. They are on the verge to have a lockdown, but since they feel that compensation has to be given, announced, they are now not locked down. The entire business community has been in a big stress. All of them have lost their jobs. In every small shop, small traders and road street vendors and everyone, they were having at least 3-4 employees, 10 employees, 20 employees. None of them have the job today. None of them has been compensated. The property tax has been high, even on the commercial establishment and even on the private establishment. We want that entire property tax of the since it has been closed, 1 year where should be there. CM should call a meeting of all the bankers. If central government, our state only, we have a finance minister in this regard, put pressure on them. At least some relief should be from the bank side. At least loan should be waived off for at least 1 year. पुलिस कोरोना की वैश्विक महामारी के इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में अपना मनोबल ऊंचा रखते हुए पूर्ण मनोयोग से आपदा प्रबंधन में प्रयत्नशील है। कोरोना के नियंत्रण में जनता को बचाने के लिए राज्य स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत आज की तिथि में कुल कंटेनमेंट जोनों की संख्या 79,948 हो गई है, जबकि पूरे प्रदेश में इससे 1260 थाने प्रभावित हैं। इन कंटेनमेंट जोन को क्लस्टर जोन में बदलने का कार्य चल रहा है। इसके लिए सभी को निर्देशन कर दिया गया है तथा इस संबंध में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इन कंटेनमेंट जोन में कुल मकानों की संख्या आज की तिथि में 8,48,139 है तथा इनमें अनुमानित रूप से 42,70,701 लोग निवास कर रहे हैं। इन कंटेनमेंट जोन को सुरक्षित करने के लिए 1,09,666 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है तथा कुल 30,000 पुलिसकर्मी सुरक्षित। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1 मास्क लगाएं अब हर एक। 2 गज की दूरी हो। 3 धोकर बार बार हाथ रखे क्लीन। 4 इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 1 2 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी 4 याचिकाओं पर सुनवाई हुई और इन सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए 2 मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा बग्गा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, इनके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता सैफ खान जी। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। नेहा जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज भी सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले भी ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी आ चुकी है। क्या माना जाए, चारों तरफ से प्रेशर होने के बावजूद भी जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही? नेहा, कोर्ट में कि जिस तरीके से दिल्ली की सरकार को फटकार लगाई गई है, जिस तरीके से उन्हें आज 1-1.5 साल का जो समय मिला था उसमें जो तैयारियां करनी चाहिए थी, ऑक्सीजन के जो प्लांट्स लगाने चाहिए। एक सेकंड नेहा जी, बस एक सेकंड। खान साहब, हम आवाज ठीक करवा रहे हैं, आपको शायद आवाज नहीं मिल रही है नेहा जी की। एक बार हम देख लेते हैं जो भी प्रॉब्लम हो रही है। तब तक नेहा जी आप अपनी बात जारी रखिए, बताइए। कर दी गई है कि कोर्ट की ओर से कि आपको जो तैयारी करनी चाहिए थी, जिस तरीके से ऑक्सीजन के स्टोरेज की तैयारी होनी चाहिए थी, PSS की तैयारी होनी चाहिए थी, वो आपको अब तक कर लेनी चाहिए थी। जबकि दिल्ली सरकार अभी तक अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कह रही थी कि हमारे पास तो जगह नहीं है, यहाँ पर दिल्ली में NGT के ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पर सेटअप नहीं किए जा सकते हैं ऑक्सीजन के लिए ये प्लांट। तो आज ये बात स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी थी और जब संकट की घड़ी आ गई है, जब दिल्ली में त्राहिमाम मच रहा है, कांग्रेस जो इस तरीके से ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है दिल्ली के अंदर और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की खबरें आ रही हैं, तो आज दिल्ली सरकार ने एक छोटा सा शॉर्टकट, जो हमेशा की तरह उनकी पॉलिसी है, केंद्र पर ठीकरा फोड़ने का काम किया है, जिसका पर्दाफाश आज साफ तौर पर कोर्ट के अंदर हो गया है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी निश्चित ही है, पर अपनी जिम्मेदारी से केजरीवाल जी या दिल्ली सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश की जनता की जिम्मेदारी हमारी है, हमें चिंता है और उसी को लेकर तमाम सारे कदम जो हैं केंद्र सरकार ने उठाए हैं। आपने देखा रेल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, एयरप्लेन से जिस तरीके से खाली टैंकर्स को ले जाकर उसको रिफिल करके वापस लाने का काम हो रहा है। अन्य राज्यों में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, स्टील इंडस्ट्री जो उद्योगपति हैं उनसे चर्चा कर उस इंडस्ट्री के लोगों से मदद ली गई है। कई सारे लोग सामने आए हैं, वहां से भी आज निकलना चालू हो गई है। और आपने देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से जहां पर इनके पास आपूर्ति पहले कम हुआ करती थी, आज केंद्र सरकार की मदद से ही हो पाया है कि 480 मीट्रिक टन की दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। तो ये कहां से हुआ? ये स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। केंद्र सरकार मदद करना चाहती है, हर संभव मदद कर रही है। पर जहां पर आप देखिए मानवता के जीवन पर जहां पर ये संकट, एक पीड़ा का एक जो दौर चल रहा है परिवारों में, उस पर भी अगर ये सिर्फ एक ओछी राजनीति करके बचाव करने का प्रयास करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये समय है कि सबको, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमें एक भारतीय के तौर पर एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। खान साहब, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी मैं। सर, बिल्कुल सर, अब आपके पास ही आना है। बस एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक लेते हैं सर, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है
जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरनामा में आज एक अहम मसला हमने उठाया है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से लगातार सख्त टिप्पणियां की जा रही हैं। ऑक्सीजन की जिस तरीके से देश में कमी हो रही है और तमाम राज्यों की तरफ से, अस्पतालों की तरफ से शिकायतें आ रही हैं, उसको लेकर अब हाईकोर्ट भी सख्त होते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। यही वजह है कि आज भी एक बड़ी और सख्त टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से की गई है और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खान साहब, आपके पास आना चाहूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले आपने नेहा बग्गा जी की तमाम बातें सुनी होंगी। वो ये कह रही हैं कि ये केजरीवाल की नाकामी है और वो लगातार सिर्फ केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते रहे ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर, लेकिन आज जो दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की उसके बाद से ये भांडा फूट गया है कि वो क्या कर रहे थे। बताइए। देखिए, सबसे पहले केसेस के ऊपर जो है, चाहे वो केंद्र में की सरकार हो या राज्य की जो है दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार हो, बहुत गंभीरता से जो है इस चीज को लेना चाहिए था। 1 साल 4 महीने हो गए आज। कभी पता चलता है कि वेंटिलेटर्स नहीं है, कभी बेड्स नहीं है, कभी पीपीई किट नहीं है, कभी वैक्सीन नहीं है और अब जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। और ये सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे जो है, जो भाषण दे रहे थे कि इंसानियत को लेके, मैं उत्तर प्रदेश का अगर हालात की अगर बात करूं तो यहाँ पे बीआरडी हॉस्पिटल में भी बच्चे मर गए थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से, फर्रुखाबाद में भी मर गए थे ऑक्सीजन सिलेंडर, और वो योगी जी के राउंड लगाने के बाद हुआ था। ये इंसानियत का भाषण देने के जो चैनल पे जो दिया जाता है और होता कुछ और है, और जिसकी वजह जो है आज जो हमारे देश में हो रहा है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बोलता हूं, और क्यों नहीं हो, जनता जो देख रही है आपका कार्यक्रम पल्लवी जी, वो जरा डिसाइड करे कि 30 जनवरी को पहला केस हमारे देश में कोरोना का रजिस्टर हुआ था। उस वक्त नमस्ते ट्रंप हो रहा था। ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी उस वक्त नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। ये नहीं कि उस वक्त क्वारंटीन जो है अलग सेंटर्स बना दिए जाते। कोरोना जो है जब तक फैलाया ना जाए, जब तक ह्यूमन का टच ना हो, जब तक फैलेगा नहीं। ये चीज मालूम होते हुए भी जो है कोई भी अलग क्वारंटीन सेंटर्स नहीं बनाए गए। जो फ्लाइटों से लोग आए थे उस वक्त ये सरकार जो है सो रही थी। 13 मार्च को तो हमारी देश की हेल्थ मिनिस्ट्री जो अंडर भारतीय जनता पार्टी के आती है, वो ये कह रही थी कोरोना से तो डरने की जरूरत ही नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं, भाषण देते हैं सिर्फ बैठ के। इंसानियत की अगर इनको फिक्र होती तो आज हमारे पास वेंटिलेटर्स, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वैक्सीन, ये सब चीजें होती और एक्सपोर्ट ना कर रहे होते इस वक्त जो है वैक्सीन। चैनल पे बैठ के जो है ये जो प्रतिनिधि हैं या भारतीय जनता पार्टी है, वो सिर्फ चैनल पे बैठ के भाषण तो देना जानते हैं, मगर प्रैक्टिकली जो ग्राउंड के ऊपर लोग मर रहे हैं, आज 1,70,000 से ज्यादा लोग हमारे देश में मर चुके हैं। किसकी जिम्मेदारी है ये? आज 180 जो है मौतें जो हैं वो केवल या 780 मौतें जो है केवल 6 महीने में हो चुकी हैं। कौन लेगा इस बात की जिम्मेदारी? ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार दिखावा करती। 1 साल 4 महीने से क्या कर रहे थे? सो रहे थे ये सरकार केंद्र की। दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगाने से अच्छा सबसे पहले फैसिलिटीज बढ़ाते। कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है बढ़ा लिए, कितने वेंटिलेटर्स बढ़ा लिए, कितनी आपने वो कर ली। आपने भूखमरी देखी यहां उत्तर प्रदेश में इस वक्त हॉस्पिटल में जहां ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की कमी नहीं है, कमी जो है इतनी है कि किसी के पास है ही नहीं और लोग लगातार जो है मर रहे हैं।
आप ये कह रहे हैं ना सर कि राज्य सरकारों की पूरी जिम्मेदारी बनती थी। टारगेट किया जाएगा, कांग्रेस को टारगेट किया जाएगा। केंद्र की सरकार 1 साल 4 महीने से सो रही थी। मैं वही पूछ रही हूँ खान साहब, आप मुझे ये बताइए सारी जिम्मेदारी केंद्र को लेनी है या राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है? आ रही हूँ नेहा जी। सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र की है या राज्य सरकारों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी समय रहते? बिल्कुल निभानी चाहिए थी, पर पहले मुझे आप ये चीज बताइए, जब पहला केस रजिस्टर हुआ था, पल्लवी जी आपने सवाल पूछा है, रुक जाइए, 30 जैन को जो है पहला केस केरला में रजिस्टर हुआ था। उस वक्त क्यों नहीं जो केंद्र की तरफ से 24 मार्च को मोदी जी ने आके जो है लॉकडाउन का घोषणा की है, उस वक्त इंतजाम जो है क्यों नहीं किए गए थे? इनसे कोई पूछने वाला हो भाजपाइयों से तो सवाल, देश के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए कि उस वक्त जो है सो रहे थे सबके सब लोग जो है। और आज इसी की वजह से हमारे देश की यह हालात है कि 1,70,000 मौत हो चुकी है हमारे देश में, और आगे पर दिन के लिहाज से ये बढ़ती जा रही हैं। और चैनल पे बैठ के भाषण दिए जाते हैं कि हमने तो इतने ऑक्सीजन दे दिए, सिलेंडर्स दे दिए, कितनी फैसिलिटियां थी दिल्ली सरकार के पास, ये जरा मैं इनसे पूछना चाहूंगा। बताइए नेहा जी। देखिए सिलेंडर्स के दिल्ली के पास। खान साहब थोड़ा रुक जाइए, आपकी बात सुनी बहुत आराम से मैंने, अब आप भी सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना कांग्रेस का, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। कितने प्लांट है दिल्ली सरकार के पास? वो जवाब दे रहे हैं। तब से इनका ये डबल स्टैंडर्ड आप लगातार देखेंगे। पर हम क्योंकि कोविड की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ सिलसिलेवार। लॉकडाउन लगा तो राहुल गांधी एंड कंपनी पूरी खड़ी हो गई कि लॉकडाउन की इतनी तकलीफ है आपको। मैंने आपसे पूछा 30 जनवरी को क्या करी थी सरकार, ये क्या नमक कम कर रही थी या नहीं कर रही थी? देश के हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि कोरोना से डरने की जरूरत है नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतने विद्वान राहुल गांधी जिन्हें WHO से पहले पता चला, छोड़ दीजिए, मैं समझ सकता हूँ तकलीफ जो है। राहुल गांधी जी आप बोलते हैं ठीक है, एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय जब राहुल गांधी जी को पता चल गया था, इनके अनुसार कमलनाथ जी आईफा का आयोजन कर रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार अपने आयोजनों में थी, क्यों नहीं इन्होंने अपने राज्य में लॉकडाउन लगा दिया? क्यों नहीं लॉकडाउन? सवाल मैं जवाब दे दीजिए। 13 मार्च को क्या हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि कोरोना से डरने की जरूरत है, हाँ या ना? पिछले महीने जब अभी आज इतना सवाल पूछा है, 13 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो कहा था कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। इस तरीके से लगातार बोलेंगे तो ना आपकी बात समझ में आएगी ना मेरी। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो है जब सवाल पूछो तो जवाब सर जवाब लेंगे तभी तो वो दे पाएंगे ना। एक बार मैं वही कह रही हूँ कि एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके बात करेंगे तो कुछ शायद अच्छी बात निकल कर सामने आ जाएगी। बताइए नेहा जी। अब आप देखिए, जब राहुल गांधी जी को इनके अनुसार पता था तब कमलनाथ जी आईफा आयोजन मध्य प्रदेश में कर रहे थे, साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें अपने में तैयारियां कर रही थी। कहीं लॉकडाउन नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी की मीटिंग्स नहीं, कहीं पर विपक्ष को बुलाकर बातचीत नहीं। अब आप देखिए, जब आज कोविड अपनी पीक पर है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का मैच का आयोजन करते हैं। आप सोचिए कि वह बम विस्फोट लगातार जिस प्रकार से इनने किया है। केंद्र ने 5 राज्यों को चिन्हित करके लगभग 10 चिट्ठियां लिखी हैं कि आपको अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए। अब आपको PSA लगा लेने चाहिए, ऑक्सीजन प्लांट्स लगा लेने चाहिए, उसकी तैयारियां हो जानी चाहिए। पर जब ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए बार बार केंद्र पे सवाल उठाते हैं तो जनता ये समझती है कि जहां राज्य में इनकी सरकार है वहां केंद्र जिम्मेदार है, जहां राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अब ये बार बार लगातार जिस तरीके से भ्रमित करने की बात करते हैं, तो आप खुद सोचिए पल्लवी जी, लॉकडाउन लगता है तो क्यों लगाया, लॉकडाउन उठता है तो क्यों उठाया? जब केंद्र में फैसला लिया जाता है लॉकडाउन का तो कहते हैं केंद्र ने क्यों लिया, मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं इसकी अनुमति दी गई। जब मुख्यमंत्रियों को दिया जाता है तो कहते हैं मुख्यमंत्रियों को क्यों दे दिया, केंद्र ने पल्ला झाड़ लिया। तो इनको जब कुछ भी नहीं बनता
तो चिट भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसा कैसे चलेगा? केंद्र अपनी तरफ से हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। आपने देखा कि ऑक्सीजन जल्द से जल्द राज्यों में पहुंच सके, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। लगातार बिना किसी व्यवधान के एम्बुलेंस का दर्जा दिलाकर ऑक्सीजन को लाया जा रहा है। स्टील इंडस्ट्री के उद्योगपतियों से चर्चा करके स्टील प्लांट से ऑक्सीजन कन्वर्ट करवाकर वो लाई जा रही है। हमारे जो वायुसेना के विमान है वो टैंकर्स लगातार ले जाने का काम कर रहे हैं, रिफिल करके टैंकर्स हमारे पास आ रहे हैं। रेल के माध्यम से ऑक्सीजन लाई जा रही है। आज मैं पूरा जवाब दूंगी आपका, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना, बस एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिना वक्त जाया किए दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। खान साहब, आपके पास आना चाहूंगी। सर, आप कुछ भी कहें उससे पहले मैं एक चीज और आपसे क्लियर करना चाहती हूं। जो गुजर गया उसे लेकर बैठे रहने में या उस पर चर्चा करने में फायदा है, या जो वर्तमान में चल रहा है और आने वाले समय की जो संभावनाएं हैं उस पर चर्चा करना बेहतर है? बताइए। देखिए पल्लवी, जो रीजन है वो सामने जनता के आना चाहिए। मैंने इनसे पूछा था 30 जनवरी को, जो ये राहुल गांधी जी का नाम ले रही हैं, 30 जनवरी के बाद ही जो है राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आ गया था कि बहुत बड़ी पीड़ा हमारे देश में आने वाली है और सरकार नमस्ते ट्रंप कर रही है। तब ये सो रहे थे बहरहाल। आज ये भाषण तो अच्छा लगता है, चैनल पे देते हैं, प्रेजेंट स्थिति पे चलते हैं। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, नेहा जी यहाँ पे बैठी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है जिसको भी कमी पड़े एक सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए कि यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं और जिन लोगों को सिलेंडर चाहिए वो जरा अरेंज करवा दीजिएगा। अभी ये फैसिलिटीज आप कह रही हैं ना कि पहुंचा दिए। और उसके साथ साथ जो वैक्सीन की भी कमी है, क्योंकि हमारा देश जो है अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहा है,
हमारे देश में सब लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, मगर एक्सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। आपको पता होगा सर, अभी एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी गई है, वैक्सीन अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। नहीं, सुन लीजिए, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि अभी रोक लगा दी गई है, मगर हमारे देश में एक्सपोर्ट क्यों हो रहा था जब इंटरनल हमारे देश में कमी थी वैक्सीन की। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतनी बड़ी सूती हुई सरकार है जो सिर्फ चैनल पे बैठ के कह रहे हैं। मैं तो चैलेंज करके कहता हूं, नेहा जी बताइए ना, कितने लोगों को गैस सिलेंडर प्रोवाइड कर देंगी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करवा देंगी? बता दीजिए क्या तैयारी है सरकार की तरफ से। मैं आपको आपके चैनल पे अभी मांग रखता हूं 10 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। बताइए कहां से उठाना है, बताइए। चलिए। देखिए पल्लवी जी, ये अगर राहुल गांधी जी की समझ को इतना बार बार प्रचारित करेंगे तो मुझे बार बार पड़ेगा 3.5 राज्यों में आपकी सरकार क्या तैयारी कर, आप मुझे बता क्या हालत, मुझे बता दीजिए आज पंजाब की क्या हालत है। जानते हैं चैनल पे बैठ के और सिर्फ जुमलेबाजी करना जानते हैं पल्लवी जी। गुस्सा इसलिए आता है इन लोगों के ऊपर जो है कि सरकार है जिनको हटाना हमारे कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है उनको ही राहुल गांधी जी की समझ पे कोई भरोसा नहीं है। आप सीखने क्यों लग जाते हैं पल्लवी जी, सीखने क्यों लग जाते हैं? सीख क्यों रहे हैं आप चिल्ला क्यों रहे हैं? ठीक है, आराम से बात करते हैं। आपने अपनी बात में बोल तो लिया था, अब आप थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए, जवाब जरूर देगी, थोड़ा धैर्य रख के सुनिए। ठीक है, नेहा जी एक हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए ना, एक हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए, उन्हें भी पता लग जाए कि हाँ इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए इतने ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएंगे। बता दीजिए कि कैसे आप मदद कर रहे हैं लोगों की। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे मदद कर रहे हैं। एक पूरा डिसेंट्रलाइज कर टीम वर्क कर रही है जिसमें राज्यों को जो आपूर्ति है उसके हिसाब से उनको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। और क्योंकि हेल्थ इज एन स्टेट इशू, तो ये सिलेंडर्स की जो बात है वो वहाँ की राज्य सरकार है, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। किसी को हुई है भी जो सरकारें हैं मैं पूछ रहा हूँ कि कभी प्रैक्टिकल ऊपर वाला ना करे कि आपके घर में कभी ऐसा कोई चीज वाकया हो कि ऑक्सीजन की जो है सिलेंडर्स की कमी की आपको खुद के आपके परिवार को जरूरत पड़े, मगर अगर पड़ेगी तो आप ऐसा जवाब ना दे रहे होते चैनल पे बैठ के और आपको जो है जवाब अगर रख के, जबकि आपको गंभीरता से जो है सरकार को ये सूचना देनी चाहिए थी हेल्पलाइन नंबर्स के लिए। ऐसा कुछ भी तो हमें करते हुए नजर नहीं आई सरकार। पॉपुलेशन के अनुपात के अनुसार इनको वैक्सीन मुहैया कराया गया। आज जिस वैक्सीन की बार बार दुहाई दे रहे हैं और बहुत अच्छी लग रही है इन्हें वैक्सीन, उसी वैक्सीन को 2 महीने 3 महीने तक रोकने का काम किसने किया? कांग्रेस शासित सरकारों ने किया। 2 महीने तक छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने कोवैक्सीन को हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए ना क्या, और क्या कहा हमारे राज्य 10 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है अभी अर्जेंट, लोगों को चाहिए। सिस्टम पूरा नहीं हुआ है आज राजनीति। तो मैंने आपसे कहा ना, चट भी मेरी पट भी मेरी, कैसे होगा ये? हर चीज में अगर ये हो जाएगा तो कहेंगे ये क्यों किया, हो जाएगा चट भी मेरी और पट भी मेरी हो गई, रिजाइन कर दीजिए। सुन लीजिए, सरकार को रिजाइन कर देना चाहिए। आप लोगों के बस की कोई बात नहीं है, ना आप लोग सरकार हैंडल करना आती है, ना आपको देश चलाना आता है। आप लोग रिजाइन कर दीजिए, या जनता अभी आपको इलेक्शन जवाब जरूर देगी। मैं यकीन रखता हूं उस बात का कि ये जो मैसेज जो है आज जनता को गया है, वो जो देख रहे हैं वो समझ गए ही होंगे करेंगे। पर ये कंटिन्यूस इनने बोलकर बता दिया है कि ना इनमें कोई संवेदना है, ना ही समझ है, ना ही इनके नेता की स्वीकारता है उन राज्यों में जहां पर इनकी सरकारें हैं। ठीक है, अब एक एक करके बात करेंगे। खान साहब ठीक है सर, आप कंटिन्यू बोल रहे हैं, आपको पूरा हक है सर, विपक्ष को सवाल उठाने का पूरा हक है, वो आपकी बात में समझ रही हूँ, लेकिन सवाल उठाने के साथ काम भी तो करना पड़ेगा ना। अगर केंद्र ने काम नहीं किया तो राज्य सरकारों को भी तो काम करना था ना सर। महाराष्ट्र में क्या हो रहा था? महाराष्ट्र सरकार सोई हुई थी, महाराष्ट्र में तो स्थितियां कभी सुधरी नहीं और अब तो इतनी बिगड़ गई हैं कि पता नहीं कब सुधरेंगी, इसका तो दूर दूर तक अंदाजा ही नहीं है। तो आप कुछ अपने स्तर पर कर लेते सरकार, अगर आपको लग रहा था कि केंद्र सोई हुई है तो आप अपने स्तर पर कुछ प्रयास कर लेते वहां के लिए। बिल्कुल पल्लवी जी,
देखिए, मैं आपको ये आश्वासन दूं कि जो है बिल्कुल सब चीजें ठीक हैं, बिल्कुल सब जो है वैक्सीन जो है प्रोवाइड कर दी गई है सब लोगों को, बिल्कुल सब चीज जो है एकदम ही छुमंतर से सब चीजें अगर हो जाएंगी या हो गई या हमारे राज्य में जो है, तो ये बिल्कुल जो है करेक्ट स्टेटमेंट हर जगह के लिए नहीं होगा। केंद्र की सपोर्ट चाहिए होती है आपको हर चीज के लिए। जो है जब सेंट्रल मिनिस्ट्री या सेंट्रल की सरकार सोती भी हो तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? दिल्ली की सरकार क्यों इल्जाम लगा रही थी जो है बीजेपी के ऊपर, जो है गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगता है, वो अपने आरोपों की सफाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं, लेकिन लोगों की मदद के लिए आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। एक सेकंड खान साहब, आप इतनी देर से बोल रहे थे, मैं सर आपकी बात सारी सुन रही थी। अभी आपने क्या कहा कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिलती, केंद्र सुनती नहीं है। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगता है तो वो तुरंत पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको लोगों की मदद करनी थी, आपको केंद्र से मदद नहीं मिल रही थी, तो आप चले जाते सुप्रीम कोर्ट। सर, आपको कोई मना कर रहा था या फिर इसके लिए कोई लॉ है कि नहीं भाई राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकती? आप पहले से तैयारी कर लेते। चलिए, मैंने मान लिया कि आपको पूरे इंजेक्शन नहीं दिए गए, आपको कोई भी वैक्सीन नहीं पहुंचाई गई, मैं आपकी भी बात मान लेती हूँ। वेंटिलेटर का आप इंतजाम कर लेते सर, अस्थायी अस्पताल बना लेते सर, कोविड सेंटर बना लेते सर, क्वारंटीन सेंटर बना लेते सर, बेड ले आते, ऑक्सीजन ले आते, पहले से प्लांट लगा लेते एक्स्ट्रा। पल्लवी, आपने सवाल पूछा कि वेंटिलेटर्स आपने बढ़ाए हैं नहीं बढ़ाए हैं, या बेड फैसिलिटी आपने बढ़ाई है नहीं बढ़ाई है। आप चेक कर लीजिए पिछले से कंपैरिजन में जो है कितने प्रतिशत जो है हम बढ़ा चुके हैं, मगर ये हमेशा कमी रहेगी क्योंकि हमारे देश में इतना बवाल जो है अब तो हो चुका। आपने कहा पिछला जो है मत देखिए, आप जो है प्रेजेंट स्थिति देखिए। मैं तो आपको बता चुका हूं कि ये होने वाली ये जो सिचुएशन पैदा की है, ये इसी सरकार ने की है। अगर ये जाग जाती तो आज हमारे देश में ये हालात ही ना होते। आज हम जो है सब सिस्टमैटिकली जो है उसे अरेंज कर पाते। जो है आज अगर कोई भी ऐसे केसेस होते तो हम उसे कंट्रोल कर पाते। अब अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में तभी तो आप सब लोगों को मास्क, हम सबको मास्क, सैनिटाइजर और ये प्रिकॉशंस क्यों करने पड़ रहे हैं? इसलिए कि हमारे देश में अभी सिचुएशन हो चुकी है, ये अब हमारी मजबूरी है। तो अब इस मजबूरी के लिहाज से जितने इंतजाम हमारी सरकार ने अपने स्टेट में किए हैं, उतना भारतीय जनता पार्टी के अगर आप कंपैरेटिवली यूपी कंपेयर करेंगे या हरियाणा कंपेयर करेंगे तो आपको जो है केसेस और जो कैजुअलिटीज है वो वहां पे ज्यादा मिलेंगी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे। मगर कंपेयर ये हम इंसानी लाइफ की, हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। अभी भाषण तो हम सुन रहे थे इंसानियत के ऊपर, मगर इंसानियत की कोई एक्शन लेने की बात, हेल्पलाइन नंबर मांगा गया था पल्लवी जी अभी कि मैंने कहा था 10 सिलेंडर करवा दीजिए, कोई हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए, उस पर कोई जवाब नहीं। कहां से शुरू हुआ था उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। सीधा राजस्थान, आपकी यहां पे सरकार है, आपकी वहां पे सरकार है। अरे सरकार को आप छोड़ दीजिए, पहले इंसानियत पे तो आइए कि हमारे देश में जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ऐसी कोई बात जो है नहीं करने पे मिली। मैंने इनसे कहा हेल्पलाइन नंबर दीजिए। जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, क्या वो हेल्पलाइन नंबर नहीं जानना चाहेंगे? कोई भी ऐसा हेल्पलाइन नंबर केंद्र की सरकार से दिया गया? नहीं दिया गया। सिर्फ जुमलेबाजी करने के अलावा या दूसरी सरकार पे जो है वो आप कीचड़ फेंकने के अलावा आपकी सरकार ने किया क्या है आज तक? चलिए पूछ लेते हैं नेहा जी से कि किया क्या है सरकार ने। खान साहब, मैं उम्मीद करूंगी कि एक बार ये वाला जवाब उनका पूरा हो जाने दीजिएगा कि किया क्या नेहा बग्गा जी। इतना टाइम मिल गया दूसरी वेव के लिए और आपका तो खुद का सीरो सर्वे कह रहा था कि दूसरी लहर आएगी, बावजूद इसके हमने उस सर्वे को भी नकार दिया और लगातार लापरवाही बरतते चले गए, जिसका नतीजा सब भुगत रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई है। कोई एक स्टेट नहीं है, ना आपका स्टेट ना कांग्रेस का स्टेट, हर स्टेट का यही हाल है, हर जगह से एक ही तस्वीर है। बताइए बग्गा जी। पल्लवी जी देखिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये बीमारी नहीं है, महामारी हो। पर जो गंदगी, जो मानवता की बार बार बात कर रहे हैं ना, ये मानवता नहीं, सिर्फ गंदगी फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये केंद्र 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 कर कर अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। ये खान साहब क्यों नहीं बता देते कि जब आप हेल्पलाइन की नाम की बात करते हैं कि हेल्पलाइन नंबर केंद्र जारी कर दे हर व्यक्ति के लिए, जनता के लिए, तो आपकी राज्य की सरकार क्या करेगी? बैठकर 100 करोड़ रुपए की मंथली उगाही करेगी, जो महाराष्ट्र की सरकार ने किया, जो वहां के गृह मंत्री ने किया। आप उगाही में लगे रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी राज्य की जनता को अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके लिए बैठकर हेल्पलाइन नंबर जारी करे।
सेंटर का काम है कि वो आपको ऑक्सीजन समय पर मुहैया करवाए, जिसके लिए केंद्र लगातार प्रयास कर रहा है, चाहे ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से हो, चाहे एयरवे से हो, चाहे रेलवे से नहीं। सेंट्रल की नाकामी है तो स्टेटों से करवा दीजिए नेहा जी। 1.5 साल का समय मिला, अगर ये बिस्तर बढ़ा पाए, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए आप साफ। स्टेट सरकार करवा दीजिए, हम भी फॉलो कर लेंगे। चलिए आप पहले लाइए तो उत्तर प्रदेश में लाइए, आपकी कहाँ है सरकार। ये कि 1.5 साल मिला, आप हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, वेंटिलेटर नहीं रख पाए, तो अब क्या चाहते हैं कि केंद्र सरकार आके इनको वेंटिलेटर देकर जाए। तो ये तमाम सारी जो बातें हैं ना, ये इनके दोहरे चरित्र दिखाते हैं। और ये सिर्फ टीवी डिबेट्स की नहीं है, आप ट्विटर उठा के देखिए, आप सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म उठा के देखिए, इतनी ओछी राजनीति जो कांग्रेस का सोशल मीडिया का एक पूरा, और तो कुछ है नहीं, शर्म आनी चाहिए नेहा जी। आप लोग एक घटना बताती हूँ, आपकी पार्टी एक एक करके बात करते हैं सर, एक एक करके बात करते हैं। ये फैसिलिटीज है आपकी, सिवाय कीचड़ फेंकने के अलावा फैसिलिटीज करने में बिल्कुल सिफर है। रिजाइन कर दीजिए। मैं जनता से आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को या भाजपाइयों को, इसी सरकार को खदेड़ के फेंकने का फर्ज बनता है आपका। दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकारों को जब अल्टीमेटम दिया गया था, जब उनको बताया गया था, इंटीमेट किया गया था कि आपके यहाँ पर ये चुनौतियां हैं, आपको उसको पूरा कर लेना चाहिए, तो अब आप क्या, आपके महाराष्ट्र में 100 करोड़ की उगाही मंथली चलती है, और जिस प्रकार का परिणाम आज महाराष्ट्र भुगत रहा है, वो उसकी वजह से कई राज्य भी प्रभावित हुए हैं, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बैठकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री क्या करते हैं आसाम में, तो क्या केंद्र की जिम्मेदारी है? आपको गुजरात नहीं, वहां आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र मैं कह रहा हूँ कि हर राज्य की जिम्मेदारी है ये, मगर क्या राज्य ने आप क्या हेल्पलाइन नंबर इशू किया? हमारे राज्य जो है बिल्कुल इसके ऊपर जो है हेल्पलाइन नंबर पे आएंगे। केंद्र की मदद के बाद क्या केंद्र की जो है मिलेगी राज्यों को? For the transportation of liquid oxygen needed for the treatment of critical COVID-19 patients. After the issue of its shortage, national capital reached the court. तो ये सिंपल सुनाइएगा बच्चों को। केंद्र में जब लोग मर रहे हो और हालात इतने बुरे हो, तो घर पे बैठ के पेपर पढ़ने का टाइम नहीं होता है। सड़क पे जाके पार्टी को हिला के और काम करवाने का वक्त होता है, जो आप लोगों में से नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी सोती की सरकार है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश में कि हमारे देश में समय की भी कमी है। मुझे एक एक कमेंट लेने दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, एक एक कमेंट लेने दीजिए मुझे, बताइए। बिल्कुल सर, अभी समय की वाकई में बहुत कमी है, इसलिए मैं एक एक कमेंट दोनों से जल्दी से चाहूंगी। और पहली बात तो खान साहब, स्टेट वाइज सभी के हेल्पलाइन नंबर जारी हो चुके हैं, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी, आप जिसको भेजना चाहें आप भेज सकते हैं। हर राज्य ने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, 3-3। एक वीकेंड लॉकडाउन के दौरान अलग हेल्पलाइन नंबर चलेगा, और फिर जितना वीकडेज है जब आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए अलग है, और मोबाइल नंबर भी जारी किए हुए हैं। नेहा बग्गा जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी, और खान साहब मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, बस जल्दी से उनका एक कमेंट पूरा हो जाने दीजिए, बताइए। पल्लवी जी, आप मुझसे जितने भी कमेंट चाहे, पर मेरी बारे में भी यही बोलेंगे तो पता नहीं मुझे अभी भी बोलने देंगे कि नहीं। पर पल्लवी जी, एक बात मैं आपके दर्शकों को ये बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि केंद्र सरकार तत्पर है, आपके लिए जो भी संभव कोशिशें हो सकती हैं वो केंद्र सरकार करेगी। आप देख लीजिए कि आज 70 साल में हमारी मेडिकल फैसिलिटीज क्या थी, वेंटिलेटर की व्यवस्था क्या थी, पीपी किट की व्यवस्था क्या थी, और ऑक्सीजन की व्यवस्था क्या थी। आज सरकार ने 1.5 साल के अंदर ये सब मुहैया कराने का काम लगातार किया है और कर रही है। किसी भी प्रकार के ये जो भ्रमिक प्रचार कर रही है कांग्रेस पार्टी, इससे भ्रमित ना हो। हम 24/7 जो भी संभव मदद हो सकेगी वो हर राज्य को करेंगे, ताकि कहीं पर भी जनता इससे दुखी ना हो। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं, बताइए खान साहब। पल्लवी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, जिन राज्यों की आप बात करी जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर है, मैं आपके चैनल पे अभी अनुरोध करूंगा नेहा जी से ही कि जरा कॉल कर ले उसके ऊपर जो है अभी, और कॉल करके फैसिलिटीज अरेंज करके दिखाएं। जी नेहा जी, करके दिखाइए।
फेक कॉल करना है क्या सर? हमें हेल्पलाइन नंबर है सर, मिस कॉल खेल रहे हैं क्या हम? कि अभी आप चेक कर लीजिए तुरंत। मैं बताता हूँ आपको, आप करिए तो, नहीं तो मैं जो है कॉल करके बता देता हूँ। आप आखिरी कमेंट रख लीजिए सर, क्योंकि वाकई में मेरे पास समय की कमी है। आपको मैंने यही कहा कि समय की हमारे पास बहुत कमी है सर। सुनिए कितने फंक्शनल है पल्लवी जी, ये अब मैं अभी चैलेंज करके नेहा जी से अभी कह रहा था कि आप अभी कॉल करके जरा मुझे जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करके दिखाइए। ठीक है नेहा जी खान साहब, मैं माफी चाहूंगी, सच में समय की कमी है। मैं पहले ही कह रही थी कि हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं एक कमेंट आप दोनों से चाह रही थी। फिलहाल मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी तेजी से फैलती जा रही है। इस बीच तमाम राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करें और केंद्र अपने स्तर पर प्रयास करें। देखना यही रहेगा कि ये वक्त आखिर किस तरीके से गुजरेगा। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक।